Good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So guys, sorry for the delay today. Today we are going to deal with the measures of money supply. Measures of money supply क्यों जरूरी हैं? As we understood that entire monetary policy of RBI is based upon, is erected on how much money is there in the economy. These lines which I am saying now, okay, these are more important than the things we are going to study. If you are able to get hold of these lines, you'll be able to understand the concept. Money supply को gauge करके, money supply को assess करके RBI ये decide करता है कि कितना पैसा मार्केट का देना है, कितना पैसा मार्केट में और उतारना चाहिए, रेपो रेट कट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. मनी सप्लाई में क्या क्या चीजें आती हैं ये देखना जरूरी हो जाता है. मनी सप्लाई इज द टोटल स्टॉक ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी. मनी सप्लाई इंक्लूड्स डिपॉजिट्स जनरेटेड इन द बैंकिंग सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम अ मल्टीप्लायर इफेक्ट. मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ करेंसी इन द बैंकिंग सिस्टम as well as other forms of liquid assets. Ascertaining the supply of money is the first step under monetary policy, as this enables RBI to regulate the supply of money in the economy as per the inflationary trends. Currency in circulation comprises of currency notes and coins with the public, cash in hand with the banks. It is a major liability component of the central bank's balance sheet. It is a major liability component. So ascertaining the supply of money is the first step under monetary policy, as this enables RBI to regulate. पहले ये पता होगा कि कितनी मनी सप्लाई है, तभी तो आप मनी सप्लाई को रेगुलेट करोगे. ठीक है, तो these things are there. Reserve money is also called central bank money, monetary base money, high powered money and sometimes narrow money. Reserve money is currency. अब देखो सबसे जरूरी होती है जीरो पे मनी सप्लाई. मनी मल्टीप्लायर क्या होता है मैं आपको पहले बता देता हूं. आपको रुक जाओ, now we are done. देखो, this person is depositing money. Now this Sardar ji and this uncle ji, they both are depositing their money into bank account. Now when the money is once deposited into the bank account, then this person's money, अब इसके account में credit हो गया, this person Mr. X, right, person Mr. Y, a person X के account में money is credited, he deposited 10,000 rupees. This money is now getting deposited as a loan. Money of all these people is getting deposited as a loan in the Vijay Mallya's account as 9,000 crore rupees. Done? 9,000 crore rupees हो गए. ये तो मनी नई जनरेट हो गई. बैंक ने क्या किया, इस पैसे 10,000 रुपए, इस 10,000 रुपए में से मेरे 1 लाख रुपए में से सारे पैसे को क्लब किया, उस पे लगाया CRR, उसमें से माइनस किया CRR और SLR, ये पैसे रख दिए साइड में और बाकी पैसे का दे दिया लोन. कमाई करने के लिए इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा 3%. यहां पे इनको लोन देना पड़ेगा कितना, विजय माल्या से जो लोन लिया है 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा. बैंक का मार्जिन हो गया, लेकिन इन द प्रोसेस कहीं ना कहीं ये पर्सन ही इज स्लीपिंग इन पीस. ये आराम से है कि मैंने चलो इस महीने का सेविंग का कोटा पूरा कर लिया, मैंने अपनी सैलरी में से 10,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए. मैंने भी ये सोचा कि मैंने अपने बिजनेस में से 1 लाख रुपए डिपॉजिट करा दिए, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा तो डबल हो गया, विजय माल्या के पास चला गया, है ना. अब विजय माल्या का पैसा गया कौन से बैंक में, सिटी बैंक में. सिटी बैंक या बैंक ऑफ कोई भी कह लो, बैंक ऑफ इंडिया में चला गया. ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया ने ये पैसा 9,000 करोड़ विजय माल्या एकदम से तो विड्रॉ करेगा नहीं. बैंक अगर विड्रॉ करेगा भी तो एम्प्लॉइज की सैलरी देगा. ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी कहां जाती है, मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा में. बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जैसे ही 90,000 पायलट की सैलरी डिपॉजिट हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा ने उसमें से CRR माइनस किया, SLR माइनस किया और ये पैसे फिर दोबारा से मल्टीप्लाई हो गए, किसी और के अकाउंट में चले गए लोन के रूप में. समझ में आया? लोन्स एंड लोन्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. लोन्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड हियर, है ना. लोन्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड इन वेरियस फॉर्म्स.
ये सारी चीजें हैं यहां पे। देन तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सैलरी बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया मल्टीप्लाई होते जा रहा है। एक बैंक से सिलसिला शुरू हुआ, आरबीआई ने सिर्फ मार्केट में 14 लाख करोड़ रुपीस उतारे नोट के रूप में, और वो बन जाएंगे 42 लाख, 54 लाख। डिपेंड करता है कि मनी मल्टीप्लायर क्या है। मनी मल्टीप्लायर कैसे डिटरमाइन होता है, ये हम आगे देखेंगे। मनी मल्टीप्लायर क्या है? मनी मल्टीप्लायर इज कि मनी कितने टाइम मल्टीप्लाई होती है। मनी मल्टीप्लायर इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी मतलब सबसे बड़ी डेफिनेशन ऑफ मनी है, वो भी अभी समझ आ जाएगा। दैट कुड बी क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक फॉर अ गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बेस मनी। बेस अगर 14 लाख करोड़ रुपीस है, उससे कितना पैसा और क्रिएट किया जा सकता है, उससे और कितना मनी क्रिएट किया जा सकता है, ये डिटरमाइन करता है। इज द रिवर्स ऑफ रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो। इनको पैसे को साइड पे रखने के बाद कितना पैसा बैंक के पास बचा। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर। आर क्या है? रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर 25% है तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो गया? 4 टाइम्स। अगर ये 33% है, जितना ज्यादा ये होगा मनी मल्टीप्लायर उतना कम होता चला जाएगा, 3 टाइम्स। ठीक है। अगर किसी बैंक के पास 10,000 रुपीज आते हैं, उसमें से बैंक को 2500 रुपीज साइड पे रखने हैं, यानी कि मनी मल्टीप्लायर है 25, है ना। सीआरआर प्लस एसआरआर जो बैंक को साइड पे रखनी होती है। कैश रिजर्व रेशो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बैंक हैज टू कीप असाइड। After keeping this money aside, bank is left with this much amount. Done? Clear है? Done है? तो अब ये जो चीज है सीआरआर प्लस एसएलआर, इसको माइनस कर दोगे तो बैंक 4 टाइम्स पैसा जनरेट कर सकता है। और अगर ये 33% हो जाए, यानी कि बैंक को और पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 33, बैंक विल बी एबल टू जनरेट मनी 3.33 टाइम्स। यही हो गया ना इसका मतलब, समझ में आया? जितना ज्यादा ये होता चला जाएगा, उतना बैंक की जो हैसियत है पैसे से पैसा जनरेट करने की, लोन देके, वो हैसियत कम होती चली जाएगी। इतना समझ में आ गया? तो सारा काम खत्म है, मेरा जॉब आसान हो जाएगा। दिस नंबर एम इज मल्टीप्लाइड, ये तो टेक्निकलिटी है, तुम्हें सिर्फ ये समझना है। अगर यहां पे देखो 100 रुपीज अगर बैंक के पास डिपॉजिट होते हैं, बैंक उसके 400 रुपए बना देता है। ये इंडिया में मनी मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आरबीआई ये देखता है कि हमने 10 लाख करोड़ रुपए के 2000 के नए नोट प्रिंट किए और मार्केट में रिलीज कर दिए, रेपो रेट कम करके या कैसे भी करके, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करके बैंक्स को पैसा दे दिया, ठीक है। तो आरबीआई ये देखता है कि 10 लाख करोड़ रुपए का पैसा रिलीज किया गया, 4% इन्फ्लेशन हो गई, 4% इन्फ्लेशन हो गई। अगर हम 2 लाख करोड़ रुपए और रिलीज करेंगे तो कितनी इन्फ्लेशन हो जाएगी, पता लग जाएगा इजीली, मैट्रिक्स लगा के, कल कैलकुलेशन करके, मॉडलिंग करके, अरिथमेटिक मॉडल्स होते हैं। इसीलिए 3 तरह की डेफिनेशंस आरबीआई लेके चलता है इस मॉनेटरी पॉलिसी को चलाने के लिए। सबसे पहला रिजर्व मनी। रिजर्व मनी इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल बैंक मनी, मॉनिटरी बेस और बेस मनी और हाई पावर्ड मनी, एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नैरो मनी, ठीक है। रिजर्व मनी इज द करेंसी। रिजर्व मनी कौन सी होती है? करेंसी जो सर्कुलेट हो रही है इकोनॉमी में। एंड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई, डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स विद आरबीआई। कमर्शियल बैंक के कितने डिपॉजिट्स हैं आरबीआई में, ठीक है। डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक ने एसबीआई यानी कि कमर्शियल बैंक, एचडीएफसी यानी कि कमर्शियल बैंक, इन बैंक्स ने जो भी पैसे आरबीआई के पास में डिपॉजिट कर रखे हैं, वो तो ये कभी भी निकलवा लेंगे। जैसे आप और मैं अपना पैसा बैंक से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, वैसे ही ये भी अपना पैसा बैंक से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इन द मनी सप्लाई स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल बैंक मनी इज M0, while the commercial bank money is divided into M1
minus M3 components. ठीक है, ये सारी चीजें हैं. While the commercial bank money is divided up into M1 to M3 components. ठीक है, reserve money equals currency in circulation plus bankers deposits with RBI. Other deposits with RBI, currency in circulation, bankers के deposit. Other deposits क्या होते हैं गाइस? यहाँ पे other deposits होते हैं सेंट्रल बैंक का, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा, स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा आरबीआई के पास में डिपॉजिटेड है, वो पैसा कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं. तो ये पैसा अभी एक तो सर्कुलेट जो हो रहा है वो तो इन्फ्लेशन को इंक्रीज करेगा ही करेगा. तो आरबीआई टेक्स इनटू कॉग्नाइजेंस मनी दैट इज ऑलरेडी रोटेटिंग इन द मार्केट. वो पैसा सब्जी वाले के पास आप जाके खर्चोगे, उसका इन्फ्लेशन जनरेट करने का पोटेंशियल है. जितना ये ज्यादा पैसा होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट होगी. अब बैंकर के जो डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास में, कहीं ना कहीं अगर मेरे पैसे 10 लाख रुपए बैंक में पड़े हो, आज मेरी जेब में 10,000 रुपीज हैं, तो मैं उन 10,000 रुपीज को अच्छे से मतलब मजे से खर्चूंगा बिना किसी बात की परवाह किए. क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपीस पड़े हैं. वैसे ही अगर किसी बैंक के 10 लाख करोड़ रुपीस आरबीआई में डिपॉजिटेड हैं, तो वो बैंक विजय माल्या जैसे दो छोटे छोटे लोन्स को 9,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपीस को बहुत आसानी से देते चला जाएगा. और वो विजय माल्या उसको और अच्छे से खर्चेगा क्योंकि लोन है, और मजे से खर्चेगा, पैसे उड़ाएगा, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी. पोटेंशियल टू क्रिएट इन्फ्लेशन इज द बेसिस अपॉन विच आरबीआई डिसाइड्स वेदर टू कट रेपो रेट और वेदर टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट. समझ में आ गया? It is the base level for money supply or high powered component of money supply. It is the base level. Reserve money M0. Done. आगे चलते हैं. हाउ मनी, ये मैंने समझा दिया. एक बैंक का पैसा दूसरे बैंक, जितना ज्यादा, राइट डाउन, द मोर द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम इज डेवलप्ड, द बेटर द बैंकिंग सिस्टम इज. The better the financial system of a country, the more formal the banking system of a country, the more formal the financial system of a country, the more would be the money multiplier. अगर लोग कैश में डीलिंग करेंगे तो लोग बैंक में जाएंगे नहीं. बैंक का पोटेंशियल टू जनरेट मनी फ्रॉम मनी विल कम डाउन, है ना. The more formal a nature, the more formal the nature of a financial system is, the more is the potential to multiply the money. The more formal the nature of a financial system, the more is the potential with the bank to generate money from money. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं. So if the total currency in circulation is 15 lakh crore, this is called M0. टोटल करेंसी. मनी एग्रीगेट, स्टैंडर्ड मनी एग्रीगेट्स क्या होते हैं जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, M1 to M3, स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. इन शॉर्ट there are two types of money supply. Central bank money, M0, obligations of a central bank including currency and central bank depository accounts. Obligations of commercial banks including current accounts and savings accounts. Obligations of commercial banks including करंट अकाउंट्स एंड सेविंग्स अकाउंट्स. ऑब्लिगेशंस हैं ये, ठीक है, कमर्शियल बैंक्स की. करंट अकाउंट से कमर्शियल बैंक ने कितना पैसा डिपॉजिट ले रखा है, और सेविंग्स अकाउंट में एक कमर्शियल बैंक ने, एचडीएफसी, एसबीआई ने कितने पैसे डिपॉजिट करवा रखे हैं. क्योंकि वो पैसा जनता ने जो बैंक में डिपॉजिट किया है, बैंक उसको keeps on lending it further and further and further. If it is given as a loan to me, it will be credited to my bank account. My bank account will know that after applying the reserve ratio, I am going to withdraw this much amount. उसमें से भी वो पैसा बैंक में जाएगा, वो पैसा कोई और बैंक उसका लोन देगा, क्रेडिट कार्ड लोन देगा, है ना. बैंक हमारे ही पैसे से तो फाइनेंस करता है ना लोगों को. इसीलिए मार्केट में जितना पैसा है वो बेस मनी है, उस बेस के ऊपर मनी मल्टीप्लायर लगाया जाता है. रिजर्व मनी की डेफिनेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन, बैंकर्स डिपॉजिट्स विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. नाउ नेट आरबीआई क्रेडिट टू द गवर्नमेंट. अब यहां पे देखोगे
अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है, आरबीआई ने सरकार को कितना क्रेडिट दे रखा है, प्लस आरबीआई क्रेडिट टू दी कमर्शियल सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स को कितना कर्जा दिया है, आरबीआई क्लेम्स ऑन बैंक्स, आरबीआई ने बैंक को ओवरड्राफ्ट दे रखा है या कुछ ऐसा बैंक रेट पे पैसा दे रखा है, आरबीआई के पास फॉरेन एसेट्स कितने हैं, ठीक है, अदर डिपॉजिट्स में ये पैसा आ जाता है। तो सबसे ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी इसको ही कहा जाता है, ठीक है, सबसे ब्रॉड, इसको नैरो भी कहा जाता है क्योंकि कंफ्यूजन है वर्ल्ड में, ये चीजें इवॉल्व हो रही है। तो ब्रॉड मनी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट इंक्लूड्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, आरबीआई नेट फॉरेन एसेट्स, आरबीआई के पास डॉलर्स कितने हैं, पाउंड कितने हैं, ये सारा कुछ, गवर्नमेंट्स करेंसी लायबिलिटी टू द पब्लिक, सरकार ने ये कह रखा है कि मैं धारक को 2000 के नोट पे गांधी जी की फोटो लगा दी और ये कह रखा है मैं धारक को 2000 रुपए देने का वचन देती हूं, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो करेंसी लायबिलिटी यानी कि मनी इन सर्कुलेशन आ गया और लोगों के पास जो पैसा रखा है वो आ गया, माइनस आरबीआई नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज। नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज क्या है, आरबीआई ने अगर भारत सरकार के किसी लोन के लिए गारंटी दे रखी है, वो नॉन मॉनेटरी है, लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ना, उसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि वो पैसा असल में पैसा नहीं है, ये इसको रिड्यूस करता है। ये सारा कुछ ऐड कर दोगे तो अदर डिपॉजिट्स की डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें से आप क्या माइनस, अब देखो इसमें एक और चीज भी है, नेट आरबीआई क्रेडिट हम निकाल रहे हैं गवर्नमेंट का, नेट आरबीआई क्रेडिट जो गवर्नमेंट को आरबीआई ने दे रखा है उसका भी तो पैसा जनरेट करने का पोटेंशियल है। आरबीआई ने गवर्नमेंट को क्रेडिट दिया 25,000 करोड़, गवर्नमेंट ने इसे मनरेगा पे खर्च कर दिया, लेकिन ये नेट निकालने का फॉर्मूला ये है प्लस 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 माइनस, ठीक है। नेट आरबीआई ने नेट क्रेडिट कितना दिया है, ग्रॉस तो ज्यादा होगा, ग्रॉस में से आरबीआई क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर, आरबीआई क्लेम्स ऑन बैंक्स, आरबीआई नेट फॉरेन एसेट्स, गवर्नमेंट्स करेंसी लायबिलिटीज टू द पब्लिक, ये सारा कुछ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉड मनी एंड नैरो मनी, व्हाट इज मनी सप्लाई, M1 to M3। Reserve money is the currency in circulation plus deposits in commercial banks. Money supply consists of total currency circulating in the public plus non-bank deposits with the commercial bank. Total currency circulating in the public plus non-bank deposits with the commercial banks. अब देखना समझना यहां पे, रिजर्व मनी इज द करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस डिपॉजिट, समझ में आ रहा है गाइस। ये देखो ये सबसे ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी है। आरबीआई ब्रॉड मनी को ये देख रहा है कि अगर देखो हवन हो रहा है या तंदूर जल रहा है, जो हमने तंदूर बनाया था, उस तंदूर में यदि ये सारी की सारी लकड़ियां यानी कि मनी डाल दी जाए, इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा हो जाएगी, आरबीआई रिजर्व मनी के जरिए, नाम ही लिखा है ना रिजर्व, अगर ये कितना पोटेंशियल है इस पैसे का आग लगाने का, महंगाई को और ज्यादा बढ़ावा देने का। हाउ वर्स्ट कैन बी दी सिचुएशन, सबसे पहले तो यही गेज करेंगे ना, वर्स कितनी वर्स हो सकती है, समझ में आया। इसीलिए क्रेडिट टू गवर्नमेंट हैज गॉट द पोटेंशियल टू क्रिएट इन्फ्लेशन इफ एट ऑल दिस एंटायर मनी, सारा कुछ एकदम से खर्च किया जाए तो क्या हो सकता है, ये मतलब था यहां पे, समझ में आया। फिर हम धीरे धीरे आगे और चलेंगे तो और चीजें क्लियर होती जाएंगी। M1 सबसे पहले आरबीआई ये देखता है कि अगर लोगों के पास पैसे ठीक ठाक हों तो लोग कहां तक जा सकते हैं, करेंसी विद द पब्लिक। अगर आरबीआई मनी सप्लाई को स्पॉन्ज, कौन सी स्पॉन्ज, रेपो रेट की स्पॉन्ज, स्पॉन्ज होती है ना जो पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, अगर उस रेपो रेट को कम करके लोगों से पैसा निचोड़ता है, अपने पास ले लेता है, फिर भी कितना पैसा है, करेंसी जो लोगों के पास है वो रहेगी, प्लस डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स, सेविंग बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं वो रहेंगे, अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, सरकार के डिपॉजिट्स। ये है डेफिनेशन ऑफ M1, ठीक है। मोटा मोटा ये पैसा इकोनॉमी में है, अगर ये सारा पैसा महंगाई बढ़ाने पे आए तो ये कितनी महंगाई बढ़ा सकता है। सेम है M0 M1 एक वे से देखोगे ध्यान से तो बेसिकली आरबीआई ये गेज कर रहा है, 1 by 1 चल रहा है। अभी M2 देखोगे तो और चीजें क्लियर होंगी। अब अगर लोगों के पास पैसे थोड़े से हमने सक कर लिए, निचोड़ लिए,
ठीक है, आरबीआई ने क्या किया, जानबूझ के रेपो रेट इंक्रीज कर दिया, सभी बैंक्स ने अपना डिपॉजिट रेट इंक्रीज कर दिया। मैंने अपने पैसे खर्चने की बजाय सोचा कि छोड़ यार, पहले 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, अब 9.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं पैसे जोड़ लेता हूं। फिर लोग क्या करेंगे, अगर लोगों के पास पैसे ना हो तो फिर लोग क्या करेंगे, बैंक भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा नहीं देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 11% से 12%, है ना, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया। तो तुमने अपने घर में देखा होगा कि जब हमारे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं होते या कभी कुछ डिस्ट्रेस होता है, तो जो दादा दादी के सेविंग्स बैंक होते हैं ना, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक होते हैं, ठीक है, सेविंग्स डिपॉजिट्स विद दी पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, वो विड्रॉ करते हैं पेरेंट्स, करते हैं ना ऐसा। M2 की डेफिनेशन और बड़ी हो गई, M1 में जो कंपोनेंट्स हैं वो प्लस, यस, करेंसी कॉइन्स आर आल्सो, अभी आगे चलते रहो। M1 सेविंग्स डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ये भी इंक्लूड हो गए। डन। So M2 is equal to currency with the public. M2 is equal to currency with the public plus deposits of money of the public, demand deposit जो बैंकिंग सेक्टर में है, other deposits with RBI प्लस ये नया कंपोनेंट जुड़ गया। अगर लोग किसी हद तक जाएंगे पैसा निकलवाने की, और क्या एवेन्यूज हैं और क्या ऑप्शंस हैं लोगों के पास, तो आरबीआई जब इसको संज्ञान में रख के देखता है, इसको भी कॉग्नाइजेंस में ले लेता है, अपने अकाउंट में ले लेता है कैलकुलेशंस करते टाइम, तो फिर आरबीआई सोचता है अच्छा ये पैसे में इस टाइम 4,000 करोड़ रुपए जमा है, तो लोग यदि निकलवाने पे आएंगे तो ये 4,000 करोड़ रुपया एक और पोटेंशियल है इन्फ्लेशन क्रिएट करने का। फिर आरबीआई ये देखता है कि रेपो रेट 0.25% ना कट करके 0.35% या कुछ ज्यादा कट किया जाए, बढ़ाया जाए, 0.25% ना बढ़ा के थोड़ा और ज्यादा बढ़ाया जाए रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये और जुड़ गए। समझ में आया अब? इज दिस क्लियर? Is this clear? M3 broad concept of money supply, M1 plus time deposits with the banking system। अब देखो और चीजें ऐड हो गई। टाइम डिपॉजिट्स क्या होती हैं? आमतौर पे जब मेरे को पैसे चाहिए, मेरे घर वालों को पैसे चाहिए, जो सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट होते हैं ना, हम उन्हीं को विड्रॉ करके काम चला लेते हैं ना। फिर दादा दादी के अकाउंट में जो पैसे पड़े हैं वो निकलवा लिए, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, मैंने बहुत एंजॉय किया है इसे, ठीक है ना। मम्मी पापा खर्च ही नहीं देते थे पॉकेट मनी, चलो दादाजी के पास, तो दादाजी बोलते थे पोस्ट ऑफिस लेके चलो मुझे, और वो सनी होती थी बजाज की, मैं वो लेके जाता था उनको साथ में, ठीक है। तो ऐसा लोग करते हैं। अब अगर जब ये पैसे भी खत्म हो गए, पोस्ट ऑफिस वाले भी चले गए, आरबीआई को लगता है कि भाई इन्फ्लेशन हो गई है 8%, अब क्या किया जाए? आरबीआई फिर इसको भी अकाउंट में ले लेगा। क्या अकाउंट में ले लेगा? फिक्स्ड डिपॉजिट्स। जब घर पे पैसे नहीं होते तो पापा मम्मी को क्या बोलते हैं, तुम इस बार खर्चा कम करो, फिक्स डिपॉजिट तोड़वानी पड़ जाएगी, नहीं तो फिक्स डिपॉजिट को लिक्विडेट करवाना पड़ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब आरबीआई ने क्या करा, रेपो रेट बढ़ा दिया 0.35% की जगह 0.45%। क्यों? क्योंकि आरबीआई को पता लगा लोगों ने 26,000 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट में डलवा रखे हैं। अगर इन्फ्लेशन 8% हो रखी है तो आरबीआई ये सोचेगा कि 0.35% रेपो रेट इंक्रीज करने से कुछ नहीं होगा, 0.45 करो। क्यों? क्योंकि दिस पार्ट 26,000 करोड़ रुपीज हैज गॉट द पोटेंशियल टू इंक्रीज द मनी। टर्म डिपॉजिट होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, फिक्स्ड एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट सर्टिफिकेट होता है ना ऐसा। फिर ये और ब्रॉडर हो गई, और ज्यादा बड़ी हो गई ना डेफिनेशन। M4 में क्या कर रहे हैं? M3 प्लस ऑल द डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक इंक्लूडिंग द नेशनल, एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये समझ में आ गया?
अब ये जो लिखा है नेट नॉन मॉनिटरी लायबिलिटीज ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, ये क्या है? जो बैंकिंग सेक्टर ने किसी एक बैंक को गारंटी दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल LOU, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, वो नॉन मॉनिटरी लायबिलिटी है ना, वो मॉनिटरी थोड़ी है। वो ये कहा जा रहा है कि अगर नीरव मोदी पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो बैंक देगा। तो नीरव मोदी अगर पैसे दे देते तो बात खत्म। नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर, नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। क्लियर? क्लियर है ये सबको गाइस? नेट नॉन, इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट प्लस बैंक क्रेडिट टू द कमर्शियल सेक्टर, बैंक नेट फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। एचडीएफसी के पास कितने डॉलर्स हैं? अब अगर एचडीएफसी ने देखा कि आरबीआई ने रेपो रेट इंक्रीज करके 6.45% कर दिया है, क्या आरबीआई से पैसे लेने जाएगा एचडीएफसी? नहीं। एचडीएफसी फिर क्या करेगा? एचडीएफसी के पास जब एचडीएफसी ने रुपए दिए थे, डॉलर्स किसी फॉरेनर से लिए, कन्वर्ट करके दे दिए, डॉलर्स एचडीएफसी के पास में पड़े होंगे, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इनकी जो फॉरेन करेंसी ब्रांचेस होती है ना, जहां पे पैसे कन्वर्ट होते हैं, डॉलर दे दो, पाउंड दे दो, रुपए ले लो, तो जो फॉरेनर्स टूरिस्ट आते हैं हमारी कंट्री में, उन्होंने डॉलर्स दिए और रुपीज ले लिए। अब ये डॉलर्स एचडीएफसी के पास पड़े हैं। एचडीएफसी के पास में दो ऑप्शन है, या तो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले लिया जाए, रेपो रेट पे, है ना, आरबीआई से, या फिर आरबीआई को बोला जाए ये लो अपने डॉलर तुम, क्योंकि आरबीआई की करेंसी चेस्ट में डॉलर रखे हुए हैं और हमें हमारे रुपए दे दो वापस, ठीक है। दिस हैज गॉट एन अदर पोटेंशियल टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, इसलिए इन सबको ऐड कर दिया जाता है M3 में। समझ में आ गया? जब तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड ये स्टोरी रहेगी तो तुम्हें इनको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अब जब M4 पे बात आ गई तो उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। M4, ऑल द डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स इंक्लूड एक्सक्लूडिंग द नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, क्योंकि इसमें लॉक इन पीरियड होता है। NSC, माई पेरेंट्स वर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तो वो क्या करते थे, 5 साल के लिए पैसा लॉक इन हो जाता था। 10,000 रुपए लगाएंगे और उनको 5 साल के बाद 19,000 रुपए मिल जाएंगे। और इसमें सेक्शन 80C में टैक्स रिबेट भी मिलती थी, यानी कि जो पैसा वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो टैक्स उस पर नहीं लगेगा, उनको उस पर इनकम टैक्स भी नहीं पे करना पड़ता, जो हमने एग्जेम्प्ट पढ़ा था, है ना। इसीलिए वो लोग इसमें पैसा लगाते हैं। इसमें जो पैसा है वो क्योंकि लॉक इन होता है उसका, वो पैसा तो निकल नहीं सकता, सो दिस हैज नो पोटेंशियल टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन, दैट इज व्हाई दिस इज एक्सक्लूडेड। लॉजिक अगर लग गया तुम्हारे दिमाग में तो तुम गलती नहीं करोगे। समझ में आया? M4 is equal to M3 plus all the deposits with the post office savings bank excluding national savings certificate. Clear? Money multiplier क्या होता है ये मैंने तुम्हें बता दिया। तो as the entire liability of rupees 15 lakh crore due to rupees 500 and rupees 1000 notes in circulation was nullified, तो people keep money in two ways, या तो बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे या कैश होल्ड करेंगे। ब्लैक मनी और पैरेलल मनी इज ऑल्सो अकाउंटेड फॉर इन दिस मनी सप्लाई मैकेनिज्म। इफ एन इंडिविजुअल चूजेस टू पार्क द कैश as deposits with the banks, it forms a part of the overall money supply and bank uses it to lend it to someone else. ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया ना। Thus say for example if the banks or RBI got rupees 10 lakh crore as deposits after demonetization, that figure forms a part of overall money supply. In a way, demonetization mobilized money लाइंग आइडल, लोगों ने अपने गद्दे के नीचे पैसे छुपा रखे थे, किसी ने पिगी बैंक में 1000 के नोट डाल रखे थे, वो सारा पैसा बैंकिंग सेक्टर में आ गया, फॉर्मल इकोनॉमी और बढ़ गई, तो पोटेंशियल टू क्रिएट मनी यानी कि मनी मल्टीप्लायर और बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से बैंक्स काम करते हैं। ये सब तुम्हें पता ही है, रीजनल रूरल बैंक, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन इसमें दे रखी है, वो तुम पढ़ोगे। अब समझ में आ गया, ये कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है, इस पर चर्चा करते रहो तो पूरी रात कम पड़ जाए। अब पहले हमने क्या करा था, सेविंग्स बैंक्स जो डिपॉजिट थे M2 के केस में
वो कौन से थे? सेविंग्स डिपॉजिट्स, सिर्फ सेविंग्स। यहां पे हमने कौन से ऐड करे हैं? ऑल डिपॉजिट्स, यानी कि पोस्ट ऑफिस में दादा दादी की या किसी के दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, एक तो सेविंग्स वाले जो कभी भी जाओ विड्रॉ कर लो, दूसरा फिक्स्ड डिपॉजिट होते हैं, है ना, किसी पेंशन के तहत या कुछ, वो फिक्स्ड डिपॉजिट भी इसमें इंक्लूडेड है। तो दिस हैज गॉट मोर पोटेंशियल टू क्रिएट इन्फ्लेशन इफ ऑल दिस मनी इज विड्रॉन। इफ इज मोर इंपॉर्टेंट। आरबीआई को यह देखना होता है कि इन्फ्लेशन का लेवल क्या है। अगर इन्फ्लेशन इज स्काई रॉकेटिंग तो आरबीआई फिर M4 को मापदंड मान के, M4 को पैरामीटर मान के रेपो रेट को बढ़ाएगा। अगर इन्फ्लेशन मॉडरेट सी है तो 2% है, 3% है, तो आरबीआई M1 से ही अपना काम चला लेगा कि हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग ये वाले पैसे विड्रॉ करेंगे, है ना। इन्फ्लेशन जब ज्यादा हो जाती है ना तो लोगों के लिए भी दिक्कत हो जाती है, उनको अपनी रोजमर्रा की चीजें खरीदनी है, दूसरी तरफ पैसे नहीं मिल रहे, फिर लोग अपनी फिक्स डिपॉजिट तोड़वाएंगे। और आरबीआई का जो खतरा है कि गरीब आदमी को, उसके पास कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है, गरीब आदमी को राशन मिलना चाहिए, इसीलिए आरबीआई इन पे अकाउंट लगा के, इन पे रेशो लगा के M4 वगैरह को अकाउंट में लेते हुए कि मैक्सिमम मनी कितनी हो जाएगी ये बता दो, मैक्सिमम मनी कितनी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा इतनी हो जाएगी। चलो इस पे देखते हैं कि अगर 2 लाख करोड़ रुपए और आ जाएंगे 10 लाख करोड़ के ऊपर, 2 लाख करोड़ रुपए पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना चाहिए कि 2 लाख करोड़ रुपए ना जाएं। तो आरबीआई इसको शायद 6.65 भी कर देगा, है ना, डिपेंड करता है कि किस तरह का माहौल चल रहा है। राइट, क्लियर है ये? एनीबडी एनी डाउट इन ऑल दिस? इसको रीड करोगे अच्छे से, रट्टा लगाना तुम्हारा काम है। पैरेलल इकोनॉमी का ज्यादा होना दिक्कत की बात है, ठीक है। एक क्वेश्चन है 2020, if the RBI decides to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would it not do? ठीक है, कट एंड ऑप्टिमाइज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये हमने पढ़ा था पहले, ये तो खैर हो गया। आई एम सर्चिंग फॉर अनदर क्वेश्चन विच वाज ऑन M0. Let me just search for it. Yes, if you withdraw rupees 1 lakh in cash from your demand deposit account at your bank, अगर आप 1 लाख रुपया कैश, यानी कि M0 की बात हो रही है यहां पे, करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है, बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, अगर मैं 1 लाख रुपया मेरा जो बैंक में पड़ा है वो मैं विड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, इन द डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, इमीडिएट इफेक्ट ऑन द एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी बताओ, क्या मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या अनचेंज्ड रहेगी? सिंपल सी बात है। 1 लाख रुपया मैंने मनी सप्लाई क्या किया, अगर मैंने पैसे विड्रॉ करे तो कौन सी डेफिनेशन की बात हो रही है? अच्छा क्वेश्चन है ना। करेंसी विद द पब्लिक इज इंक्लूडेड इन दिस, है ना। डिपॉजिट ऑफ मनी with the deposit money of the public, demand deposits with the banking sector, अगर मैंने अपने पैसे को विड्रॉ किया है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा? Will it increase the supply of money? No, it is already taken into account, यहां पे ऑलरेडी ले रखा है ना इसमें,
तो क्वेश्चन समझ में आया क्या होगा? इंक्रीज कैसे होगी भाई? काफी सारी आंसर कीज ये कहती हैं ना। इंक्रीज कैसे होगी? ये तो तुम्हारे पहले से ही भाई करेंसी विद द पब्लिक इंक्लूडेड है M1 में। अगर मेरे पास पैसे हैं या मेरे पैसे बैंक के पास हैं, बात तो एक ही है ना। मैं उसको कभी विड्रॉ कर सकता हूं, कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं, क्योंकि वो डिमांड डिपॉजिट है। डिमांड मतलब एनी टाइम आई कैन डिमांड दैट फ्रॉम बैंक। मेरे हिसाब से इसका आंसर डी है, राइट? डी फॉर दिल्ली। अनचेंज नहीं हुई, मनी विल फ्लो फर्दर, वो तो इसमें भी हो रहा है। हम M1 में दोनों ही तो लेके चल रहे हैं ना गाइस। ये देखो करेंसी विद पब्लिक वो भी माना जा रहा है, वो भी फ्लो ही कर रही है। डिपॉजिट ऑफ मनी, डिपॉजिट द मनी ऑफ द पब्लिक, डिपॉजिट मनी ऑफ द पब्लिक, वो भी बैंक के पास है। मेरे पास है या बैंक के पास है? मनी इन सर्कुलेशन तो है ही, ये तो ऑलरेडी माना गया है। नो चेंज, ठीक है। तो आज की क्लास में थोड़ा लेट हो गया, कुछ काम था गाइस, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग, राइट? डन? इसको पढ़ोगे। हैज दिस पीपीटी बीन प्रोवाइडेड टू यू? डन? नॉट येट? एवरीथिंग इज कवर्ड। राहुल बताओ क्या दिक्कत है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। एक बार इसको रिवाइज करो। मैं कल से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है हमारी वो स्टार्ट करना चाह रहा हूं। कल से उस पर अलग 5-6 क्लासेस रहेंगी। दैट इज द ओनली पार्ट वी आर लेफ्ट विद, ठीक है। फिर फिस्कल पॉलिसी और बजट जब अगली बार आएगा तब तक हमारी क्लासेस चल रही होंगी, फिर उसको बीच में 5 to 7 क्लासेस और देंगे। ओके, विल सी प्रतीक। ऑलराइट राहुल, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी प्लीज। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना जो मैंने बोला है, एक बार इस लेक्चर को दोबारा सुन लेना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। डन? Okay, PPT has not been shared yet. I am sharing the PPT right away. Don't worry. Okay. Here you go. This content is there in some other PPT as well. Okay, so you need not worry about the PPT. वैसे मैंने शेयर कर दिया दोबारा से. This is there in some other PPT also, guys. So I've shared it on the IGS group. Let me also share it on the Indian economy. Here you go.
Got it? Both the batches? All right. Thank you everyone. इंडियन इकोनॉमी वाले बैच पे भी ये शेयर्ड है. तो बेसिकली ना इसमें जो कंफ्यूजिंग से क्वेश्चंस आते हैं, करेंसी विद पब्लिक जो है वो सेम इम्पैक्ट है उसका, राइट. कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई करेंसी विद पब्लिक विल इंक्रीज द फ्लो ऑफ द क्रेडिट. बैंक से विदड्रॉ करे एक ही बात है, आपके पास पहले से थे तब भी एक ही बात है, राइट. गॉट इट? यस यस राहुल. Okay guys, thank you then. Bye bye. See you at 8:30 for the polity class.